जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। आज हम सब आज के इस समरी सेशन, आज के स्वाध्याय में जो हमने बुक पढ़ा मन के हारे हार है, मन की जीते जीत, इसका समरी सेशन लेने वाले हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु आवाहन करती हूँ। ओम गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ॐ आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी, गायत्री छन्दसामान्तः ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। ॐ श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। आज हम समरी सेशन लेने जा रहे हैं। इस बुक का नाम है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हमने पूरे 2 वीक तक इस बुक का स्वाध्याय किया। ओम भैया ने, सानिका ने, साहिल ने, प्रतीक्षा ने, हम सब ने मिलकर इस बुक में क्या एग्जैक्टली बताया गया है ये समझने की कोशिश की। तो आज इसका समरी लेंगे और पूरा समझेंगे कि ओवरऑल इस बुक में क्या बताया गया है और क्या गुरुदेव हमें इस माध्यम से बताना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है सब तक? एक बार थम्स अप दे दीजिए रिएक्शन में। ये सारी आवाज। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने चैप इसमें इस बुक में 9 चैप्टर्स हैं टोटल। तो फर्स्ट चैप्टर में का टाइटल है परिस्थितियों को संतुलन पर हावी न होने दें। इस चैप्टर में इनिशियली यहाँ पर मस्तिष्क, मतलब जो हमारा दिमाग है, उसको उसकी महत्व बताया गया है। इस मस्तिष्क कितना शक्तिशाली है, उसके उसके ऊपर थोड़ा सा भी अगर कुछ इंजरी हो जाती है या फिर कोई इंटरनल इंजरी भी आ जाती है तो पूरा बॉडी हमारा काम करना बंद कर देता है। और सबसे मेन ज़रूरी है मस्तिष्क का टेम्परेचर बैलेंस रखना। हम बाहरी रूप से हम मसाज करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, और अगर ज़्यादा गर्मी है तो अपन ऊपर से कपड़ा बांधते हैं। मतलब उसका जो हीट है उसको हीट में नहीं जाने देते हैं, हमें हीट से उसे बचाना होता है। तभी हमारा ब्रेन अच्छे से फंक्शन कर पाएगा। लेकिन फिर अंदरूनी रूप से उसका टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए हमें अपने आप को इमोशनल रूप से बैलेंस रखना होता है। इमोशनल रूप से मीन्स अगर इंसान को क्रोध आ जाता है तो उसका पूरा जो मस्तिष्क है वो उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है, मतलब उसके पूरे बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं। तो क्रोध आने से वो ज़्यादा कुछ सोचने की शक्ति नहीं रह पाती और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगता है। तो हमें इसमें भी यही बताया गया था कि क्रोध को किस तरह हमें आवेश में रखना होगा, और परिस्थितियों, जो भी हमारी सिचुएशन आसपास जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है उसको हमें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। मतलब उन सिचुएशंस को हमें अपने ऊपर अफेक्ट नहीं होने देना है। हमें सोच समझ कर
कुछ डिसीजन लेना है और नेक्स्ट स्टेप क्या उठाना चाहिए वो हमें देखना है। तो इसमें हमने पढ़ा था कि हमें अपना डाइट अच्छी तरह से रखना है, नींद पूरी लेनी है। अगर डाइट अच्छा रहेगा तो ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन कर पाएगा। खाली पेट वैसे भी किसी का दिमाग नहीं काम करता, मेरा तो नहीं करता। तो ये हमने इसमें देखा था। फिर नेक्स्ट हम इसमें एक एग्जाम्पल ही देखते हैं कि अगर एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट अगर उसका एग्जाम है कल, तो वो एक दिन पहले उसको नींद लेनी बहुत जरूरी है। अगर वो एक दिन पहले रात भर पढ़ने पढ़ने बैठेगा तो ना ही उसको ब्रेन में कुछ जा पाएगा और ना ही वो एग्जाम में कुछ लिख पाएगा, और क्योंकि उसकी नींद ही नहीं हो पाएगी तो और उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा कि वो एग्जाम अच्छी तरह से दे नहीं पाएगा। तो इसीलिए इस स्ट्रेस को कम करने के लिए उसे पहले से इस चीज़ की प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करनी होती है। तो उसी तरह ये होता है, ये था हमारे फर्स्ट चैप्टर में कि परिस्थितियां जो है उसको उसको हमें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। अगर कोई व्यक्ति है जिस जो कि बहुत शोकग्रस्त है, मतलब उसे बहुत टेंशन आ रहा है, बहुत उसकी मनोदशा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, किसी अ, दुख की वजह से वो बहुत परेशान है। तो उसकी उसकी जो बॉडी है वो क्या करेगी, उसी तरह से रिएक्ट करेगी। उसके इसमें जो स्ट्रेस हार्मोन है बॉडी में, एड्रेनलिन ग्लैंड से निकलता है, वो उसको और उसके स्ट्रेस को बढ़ाएगी और उसको नींद भी नहीं आ पाएगी। सबसे मेन जरूरी है हमें अपने आप को इमोशनल रूप से काबू में रखना चाहिए। मतलब ज्यादा हमें इमोशनली अपने आप को अफेक्ट नहीं होने देना चाहिए। फिर नेक्स्ट चैप्टर में उसी तरह फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर में न खीजे न उद्विग्न हो, ये हमने सुना था। अब इसका क्या मतलब है? नीदर गेट एनॉयड नॉर गेट उद्विग्न का अर्थ है यहाँ पे एजिटेटेड। एजिटेटेड मतलब इरिटेटेड। हम ज्यादा हम किसी भी सिचुएशन में हम अगर हमारे अनुकूल वो परिस्थिति नहीं है तो हम बहुत इरिटेटेड हो जाते हैं और बहुत अनॉय हो जाते हैं, हम सबको ब्लेम करने लगते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें लोगों उससे क्या होगा, हमें अपने आप में ही क्रोध आएगा, गुस्सा बढ़ेगा। तो इसको हमें मेंटेन रखना है। तो इसमें हमने देखा था कि लोगों को दो प्रकार की बीमारियां होती हैं। जैसे कि, पहला है मानसिक रोग और दूसरा है शारीरिक रोग। तो जो मानसिक रोग है वो अ, बाहर से नहीं दिखता। लोगों को अगर वो व्यक्ति मानसिक रूप से कोई रोगी है तो वो बाहर से लोगों को नहीं दिखता है, लेकिन शारीरिक रूप से जो रोग होता है वो वो दृष्टि देख मतलब देखते बराबर ही समझ में आ जाता है। तो और क्या होता है और इसमें बताया गया है कि शारीरिक रूप से जो रोगी होते हैं, कुबड़े होते हैं या फिर कुरूप होते हैं, वो लोग तो अपने किसी न किसी फील्ड में उन्होंने अपने फील्ड में उन्होंने एक्सपर्टीज कर ली होती है और उसमें वो सक्सेसफुल हुए होते हैं। पर जो मानसिक रूप से रोगी होते हैं वो अपने डेली एक्टिविटीज भी वो पूरी तरह से ठीक से नहीं वर्क कर पाते और उन्हें दूसरों की हेल्प लगती है रेगुलर एक्टिविटीज भी करने के लिए। उन जैसे कि आगे हमने देखा था कि मानसिक जो मानसिक दृष्टि से तीन चार प्रकार के बैलेंस होते हैं, मानसिक संतुलन। चार प्रकार के पक्ष हमने देखे थे उसमें। पहला था अ, अ, सतर्कता, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड। और विचार प्रवाह मतलब
कल्पना, अपना हमारा इमेजिनेशन, बिहेवियर मतलब व्यवहार, और दूसरा था मूड, हमारा किस प्रकार का मूड सिचुएशन वाइज वैरी करता है। तो अगर ये यहाँ पे मेन कंक्लूजन में यही बताया गया था कि अगर ये चारों जो एस्पेक्ट्स हैं, ये चारों जो हमारे पक्ष हैं, इन सबको बैलेंस रखना जरूरी है। नहीं तो एक भी हमारा अगर बिगड़ गया, या फिर प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर बिगड़ गया, अगर हमारी इमेजिनेशन पावर चेंज हो, इम्बैलेंस हो गई, या बिहेवियर चेंज हो गया, तो फिर मानसिक जो हमें मानसिक रूप से हमें क्या होगा, इरिटेशन होगी, और हम ज्यादा इरिटेटेड होंगे, और फिर हम प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे, और सिचुएशन को हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। हम देखते हैं कि अगर किसी का प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है एक जगह पे, तो वो डिसीजन नहीं ले पाता है कोई भी सिचुएशन में, या फिर घबरा जाता है, इरिटेट हो जाता है। उसी प्रकार अगर मूड मूड हमारा गड़बड़ गया, जैसे कि अगर हम पीते हैं, मतलब हम ड्रिंक करते हैं, हमें नशे की आदत है, तो क्या होता है, वो कुछ सोच नहीं पाता, वो जो उसके मन में आता है वो करता है, और ऐसे कहते हैं कि दिल की बात बाहर होती है। तो ये तभी होता है जब ये चारों चीजें इम्बैलेंस रहती है, इमोशनल रूप से वीक होना, या फिर मूड हमारा चेंज हो जाना, तो ये इसी के इनबैलेंस की वजह से होता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया था कि अगर फायर अलार्म हम देखते हैं, कोई किसी बिल्डिंग में आग लगी है, फायर अलार्म लगा है, तो उसमें हार्ट रेट हमारा एकदम से बढ़ जाता है, कि हम अलर्ट हो जाते हैं और जल्दी से हम सेफ्टी की तरफ जाने लगते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि हम किसी भी सिचुएशन में हमारी बॉडी उस तरह से रिएक्ट करती है। लेकिन अगर उस वो ही हम वैसी ही हम चिंता में उस टाइम पे हम इन द मोमेंट हम टेंशन में आ गए, लेकिन सेम सिचुएशन हमारी कंटिन्यूअस अगर रहती है माइंड माइंड में, हम कंटिन्यूअसली हम स्ट्रेस लेते हैं, हर एक छोटी छोटी चीज़ों को लेके, हर एक छोटी छोटी चीज़ों को लेके हम ज़्यादा टेंशन लेते हैं, तो हमारी बॉडी उसी तरह रिएक्ट करती है, और जो अलग दूसरे जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं बॉडी में, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये हमने देखा था। तो इसमें हमें इन चारों जो एस्पेक्ट्स हैं, मतलब हमारा बिहेवियर, हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड, हमारा इमेजिनेशन एवं मूड, इसे हमें बैलेंस रखना जरूरी है। फिर थर्ड चैप्टर हमने पढ़ा था हमारा सबसे निकटवर्ती शत्रु क्रोध। अब जब व्यक्ति को गुस्सा आता है, तो ये इसको हमारा सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। क्रोध सब व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। जब इंसान क्रोध में होता है, गुस्से में होता है, तो वो इन द मोमेंट किसी को भी, किसी के ऊपर भी उस चीज का गुस्सा उतार देता है, लेकिन वो ही गुस्सा उसके लिए हार्मफुल निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हूँ, मैंने एक चीज अपने मन में ठानी कि मुझे, मैंने कुछ प्लानिंग करके रखी है कि मैं ऐसा ऐसा करूंगी, और मुझे इस तरह से ही चीजें चाहिए, परफेक्टली वैसी ही चाहिए। लेकिन सिचुएशन हर बार वैसी नहीं होती, और हम जैसा चाहते हैं वैसा कभी होता ही नहीं, और उसमें अगर कोई चेंज आ जाए तो फिर गुस्सा आ जाता है कि मेरा पर्सनली ऐसा है कि मैं अगर कोई चीज यहाँ रखूँ तो मुझे वैसी ही चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं चाहिए। नहीं तो फिर अगर वो थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई तो मुझे इरिटेट होने लगता है, ये क्यों ऐसा हुआ, कि ऐसे किसने रखा, तो मैं गुस्सा आ जाता है। वो इन द मोमेंट गुस्सा आता है। लेकिन हाँ, और फिर हम दूसरे के ऊपर ही उस चीज का वो गुस्सा उतारते हैं, एंड हम अपने ही रिलेशंस खराब करते हैं। तो यहाँ पे इसका यही बताया गया है कि हमें गुस्सा अपने काबू में रखना चाहिए, हाँ, पर जहाँ पे जरूरी है, जो सिचुएशन हमें दिख रही है कि नहीं ये गलत हो रहा है, यहाँ पे गुस्सा करना सही है,
तो वो गुस्सा ज़रूरी है और वो करना भी चाहिए। गुरुदेव हमें ये भी कहते हैं कि अगर परिस्थिति अनुकूल है, उस स्थिति में हमें गुस्सा करना ज़रूरी है उस गलत व्यक्ति के लिए, तो वो हमें ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। पर वही हर छोटी-छोटी चीज़ पे इरिटेटेड हो जाना वो भी गलत है, नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारे ही शरीर में अलग-अलग प्रकार की बीमारियाँ प्रकट होंगी। जैसे कि हमने यहाँ पे एक बीमारी देखी थी टैकीकार्डिया करके। वो एक तरह की क्रोनिक स्टेट है जो कि वो हार्ट की एक क्रोनिक स्टेट होती है। जब व्यक्ति को ये क्यों होता है, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा वो हमेशा स्ट्रेस रहता है, इरिटेटेड रहता है, छोटी चीज़ों में गुस्सा कर देता है और हार्ट बीट उससे क्या होता है, हार्ट बीट फ्लक्चुएट होती है, तो उससे बीपी भी फ्लक्चुएट होगा और फिर जो ब्लड फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उसमें फिर अलग-अलग हार्ट डिसीज़ेज़ भी होती है, तो उसमें से एक डिसीज़ हाँ, यहाँ पे बताया गया था टैकीकार्डिया। उस उसमें उफ फिर आगे हम देखते हैं कि किस तरह के फिज़ियोलॉजिकल चेंजेज़ होते हैं बॉडी में अगर गुस्सा आ जाता है तो। तो सेम चीज़ कंटिन्यू होती है नेक्स्ट चैप्टर में, असंतुलन के दुष्परिणाम एवं निराकरण के उपाय। तो इसमें भी हम बीच में देखते हैं कि गुस्सा आने पे किस तरह के बॉडीली फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है। अंदरूनी रूप से क्या-क्या चेंजेस होते हैं, हमारा जो हार्ट बीट है वो इर्रेगुलर हो जाता है और फिर डाइजेशन में गड़बड़ी आती है और फिर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। इम और फिर इसी तरह से हमारी जो बीमारियाँ हैं, वो बढ़ती चली जाती हैं। तो उस इसी को एक नाम दिया गया था, बीमारी को एक नाम दिया गया था। ओके, वो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले तो अ, जो माइंड का ब्रेन का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और फिर हार्ट बीट तेज हो जाती है, डाइजेशन इम्बैलेंस हो जाता है, ये हमने देखा था। फिर नेक्स्ट हम अगले इसमें देखते हैं कि इसके उपाय क्या हैं। हमने गुरुदेव ने हमको ये भी उपाय बताए हैं कि अगर व्यक्ति को क्रोध आ जाता है, क्रोध को तो हम रोक नहीं सकते कि वो आएगा ही आएगा, लेकिन उसे इन द मोमेंट हम कंट्रोल में कैसे कर सकते हैं और क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि वो बढ़े ना, ये हम देखते रहे हैं आगे। तो इसमें बताते हैं कि अगर गुस्सा आता है व्यक्ति को तो हम अपने आप को फिजिकली किसी और काम में हम बिजी कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन हमें बताया गया था। और दूसरा ऑप्शन था कि उस टाइम पे हम कुछ अदर एक्टिविटी जैसे क्रिएटिव एक्टिविटी हम अपने आप को बिजी कर सकते हैं उसमें, वो हमने देखा था। फिर आगे बढ़ते हुए हम जाते हैं तो देखते हैं विचार संस्थान की सुव्यवस्था अत्यंत अनिवार्य। इसमें बॉडी और माइंड का कनेक्शन बताया गया था कि अ, हमारी जो माइंड है और बॉडी में किस तरह का एक कनेक्शन बैठा हुआ है कि जैसे अगर हम माइंड में ज़्यादा कंटिन्यूअसली, जैसे मैंने पहले बताया कि हम कंटिन्यूअसली अगर स्ट्रेस रहते हैं, टेंशन लेते हैं, तो हमें फिजिकल इलनेस, शारीरिक रूप से हमें अलग-अलग बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो उसमें हमने पहले भी पढ़ा कि लिवर डिसफंक्शन हो जाता है कि या फिर हार्ट रेट गड़बड़ हो जाता है। उसी तरह डॉक्टर होम्स की एक हमने रिसर्च पढ़ी थी, उसमें उन्होंने एक तरह का स्टडी किया था। उसमें ये जाना था कि
शरीर और मन के बीच में क्या रिलेशन है? अगर मन हमारा कमज़ोर है, मानसिक रूप से हम कमज़ोर हैं, चिड़चिड़े हैं, तो हमारे शरीर पर उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वो हमने देखा था। तो उसको एक टर्मिनोलॉजी दी गई थी यहाँ पे, साइकोसोमैटिक। इस डिसीज़ को नाम दिया गया था साइकोसोमैटिक, जो कि हमारे डायरेक्टली हमारे माइंड को वो माइंड से वो रिलेटेड होता है। अ, और उसका एक उन्होंने स्केल भी देखा था कि स्ट्रेस का स्केल में उन्होंने मेजर किया था। उस स्केल से अगर वो स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली बॉडी में चेंजेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। और अगर वो स्ट्रेस लेवल हमारा कम है तो हम हम रेगुलर एक्टिविटीज भी हम कंट्रोल लेबली वो चलती है। तो इसमें एक रियल लाइफ एग्जांपल भी हम देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली एंग्शियस है और उसको अगर जॉब नहीं मिल पा रही है या फिर क्या होता है, उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर वो डॉक्टर के पास अगर जाता है तो उसके फिर डॉक्टर टेस्ट लिख के देते हैं, लेकिन टेस्ट सारे नॉर्मल होते हैं। फिजिकली उसको कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन उसको पेन जो है कंटिन्यूअसली रहता है। तो उसके ऊपर अगर ज़्यादा डीप में जब चेक किया गया तो देखा गया कि वो स्ट्रेस एंजाइटी वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके लेवल मतलब उसके फिर मेंटली रूप से वो स्ट्रेस और एंजाइटी ज़्यादा ले रहा था। तो फिर इस वजह से उसे पेट में दर्द होने लगा था। तो हम देखते हैं, हम अगर ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो हमारे बाल भी झड़ने लगते हैं। तो एक प्रकार का मतलब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि बॉडी हमारे माइंड माइंड और बॉडी एक दूसरे से कितना कनेक्टेड है। लेकिन इसमें ये भी बताया गया है कि माइंड जो हमारा मन है वो हमारा बॉडी का एक पार्ट है ही नहीं। फिर भी हम मन के तरह वजह से इतने परेशान होते हैं कि हमें बीमारियां होती हैं। यहाँ पे एक लाइन दिया गया कि विज्ञान की भाषा में मन शरीर का कोई अवयव ही नहीं है। तो अगर साइंटिस्ट के भाषा में हम देखें तो माइंड एक कोई प्रकार का बॉडी ऑर्गन ही नहीं है, वो सिर्फ ब्रेन को ही ऑर्गन मानते हैं। लेकिन जो जिस शक्ति की वजह से जो जो शक्तियाँ दिमाग को चलने के लिए, सोचने के लिए और अलग-अलग गतिविधियाँ क्रियाकलाप का संचालन जो करती है, मतलब जो कंट्रोल करती है, उसे माइंड बोला गया है। वो शक्ति को माइंड बोला गया है। तो उसमें 2 प्रकार के एक्शंस होते हैं, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। जो हमारे कंट्रोल में होते हैं वो वॉलंटरी, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, अनैच्छिक होते हैं, जैसे कि डाइजेशन, सर्कुलेशन, जो फिजियोलॉजिकल अंदरूनी रूप से चलते हैं, वो इनवॉल्यूंटरी एक्शंस होते हैं, जो कि हमारे ब्रेन में एक पैरासिम्पैथेटिक ग्लैंड है, वो कंट्रोल रखता है। तो उसमें डीप में बताया गया था कि 2 प्रकार के है, सिंथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जो स पैरासिम्पैथेटिक है वो डाइजेशन, न्यूट्रिशन और डिटॉक्स करने का काम करता है, लेकिन जो दूसरा होता है वो गहन विशिष्ट अलग-अलग प्रकार की जो सिचुएशन होती है, उस पे क्या रिएक्ट करना चाहिए, इसमें वो हमारी हेल्प करता है। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो उस टाइम पे जो हमारा बॉडी में एक ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड, उससे वो हार्मोन से सिक्रेट होता है एड्रेनालिन। जब हम बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो वो हार्मोन सिक्रेट होता है। और फिर उससे क्या होता है कि बॉडी का जो पीएच लेवल है वो कंट्रोल रहता है। लेकिन अगर हम कंटिन्यूअसली, पहले भी हमने डिस्कस किया कि हम कंटिन्यूअसली सेम स्ट्रेस में, सेम सिचुएशन में अगर अपने आप को रखते हैं,
तो फिर कंटिन्यूअसली वो हार्मोन सीक्रेट होते रहता है, कंटिन्यूअसली वो ग्लैंड जो है हार्मोन सीक्रेट करने का काम करता है। तो उससे क्या होता है कि बॉडी में अलग अलग प्रकार के फिर वो सेम सेम जो फिजियोलॉजिकल चेंज है वो कंटिन्यूअसली रहता है। तो उससे डाइजेस्टिव इश्यूज क्रिएट होते हैं और हार्ट बीट फ्लक्चुएट होता है, पसीने ज़्यादा छूटने लगता है और हम और ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। ये हम देखते हैं। इसके फिर आगे यही बताएं कि ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो क्रोनिक डिसीजेस आगे जाके क्रिएट करते हैं। इवन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी काफ़ी लोग फेस करते हैं इन वजहों से। तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात का रखना है कि हम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश करें। टेंशन हर किसी के लाइफ में, हर किसी के लाइफ में अलग-अलग स्टेजेस पे उनको कुछ ना कुछ काम का वर्क स्ट्रेस या फिर पढ़ाई का स्ट्रेस रहता ही है। लेकिन ये हमारे ऊपर है, हमें अपने मन को कितने ज़्यादा हम काबू में रख सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। हमको किस तरह रखना है और और मन को सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जप करने का, ध्यान करने का। मतलब मन को हमें संतुलित रखने के लिए इन चीज़ों की मदद से हम उसे अपने संतुलन में रख सकते हैं। स्वाध्याय, रेगुलर स्वाध्याय, जप, ध्यान, ये सब हम हमें मदद करते हैं हमारे माइंड को बैलेंस रखने के लिए। और हम और ज़्यादा ये एक्सपीरियंस भी है कि जो व्यक्ति कंटिन्यूअसली रेगुलर ध्यान कर रहा है, जप कर रहा है, साधना कर रहा है, तो फिर उसके ऊपर वो छोटी-छोटी चीज़ें भी अगर आस-पास अगर हो रही है, जैसे पहले वो इरिटेटेड होता था कोई भी चीज़ों को लेके, लेकिन जैसे जैसे-जैसे उसकी साधना बढ़ती है, तो उसके ऊपर वो सिचुएशन ज़्यादा अफ़ेक्ट नहीं होती और वो अपने आप को उतना अफ़ेक्ट नहीं होने देता है। ये हमने पढ़ा था। तो ये हमने बीच के 5 चैप्टर्स में हमने ये चीज़ें देखा। फिर आगे के जो 4 चैप्टर्स हैं, प्रतीक्षा दीदी समरी बताएगी इसका। तो आगे मैं उनको कहती हूँ, वो आगे का बताएँ। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। आशा है आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अभी तक आपने जो अनामिका दीदी ने इतना अच्छा हमें समरी दिया है पहले 5 चैप्टर्स का, वो आपको अच्छे से समझा होगा। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? आप कोई बता देंगे तो हम फिर कंटिन्यू। आ रही है आवाज़। अच्छा, ठीक। तो चलिए, जो हमारा 6th चैप्टर है इस किताब का, मन के हारे हार मन के जीते जीत, वो है हिम्मत बटोरे और आत्महीनता छोड़े। तो अब जैसे हमने दीदी ने हमें बताया कि मन ये एक ऐसी एक चीज है जो हमारे बॉडी का पार्ट तक नहीं है, एक ऑर्गन तक नहीं है, तो भी उसका हमारे बॉडी पर कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है। हमारे सारे इमोशंस, हमारी सारी भावनाएं उस मन के इर्द गिर्द घूमती रहती है और हम उसी के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। तो ये नेक्स्ट चैप्टर में गुरुदेव हमसे कहते हैं कि आप हैव करेज, हिम्मत बटोरे मतलब हैव करेज, और जो आत्महीनता छोड़े। आत्महीनता का अर्थ क्या है कि कई बार हम दूसरों को खुद से उनसे कम समझते हैं, कमतर समझते हैं, छोटा समझते हैं, बहुत लो फील करते हैं, खुद को ही हम इंफीरियर समझते हैं, खुद को ही हम ऐसा कहते हैं कि हम कुछ काम के नहीं है, हमसे कुछ नहीं होगा। तो गुरुदेव ऐसा कहते हैं, आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, आप हिम्मत रखिए। अब इसमें हम देखते हैं
उन्होंने आत्महीन लोगों की क्वालिटीज बताई है कि जो आत्महीन लोग होते हैं, जो दूसरों को कम समझते हैं, वो किस प्रकार होते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि जनरली जो इंफीरियर, खुद को इंफीरियर समझने वाले लोग होते हैं, वो उनके सामने कोई भी परिस्थिति हो, छोटी हो बड़ी हो, वो उसे बड़ा बड़ा ही देखेंगे। अगर कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम उनके सामने आ जाए, तो वो उनको उस नजरिए से नहीं देखेंगे कि वो छोटी है, वो उस नजरिए से देखेंगे कि बाप रे, ये तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, मैं इसका कैसे सामना करूं, मुझसे तो कुछ होगा ही नहीं। तो ये आत्महीन लोगों की एक निशानी है। देन वो कहते हैं कि ये जो लोग हैं, आत्महीन लोग, उनका स्वभाव कुछ दब्बूपन का होता है। अब दब्बूपन का अर्थ क्या है? जो कुछ दबे दबे से रहते हैं, मतलब अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो खुल के लोगों के सामने रख नहीं पाते, अपनी बात रखने के लिए वो झिझक सी महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कहीं सामने वाले को बुरा ना लग जाए, या अम, मैं कुछ बोलूंगी तो कुछ इशू क्रिएट ना हो जाए। इसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, खुद की बात अपने मन में ही रखते हैं और दूसरों के सामने कहते हैं। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, ये वो लोग पहले सोच कर नहीं चलते। इसके वजह से शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, शायद गलत फहमियां बढ़ जाए। पर उनका इतना कॉन्फिडेंस लो होता है कि वो ये सब चीजें नहीं सोचते और अपनी बात दूसरों के सामने नहीं रखते। तो कहीं ना कहीं गुरुदेव ऐसा कहता है कि जो आत्महीन व्यक्ति होता है, वो जनरली कुछ कारणों की वजह से होता है। तो उनमें उन्होंने पहला कारण बताया है कि बचपन से ही अगर किसी व्यक्ति को बहुत बार टोका गया हो किसी चीज के लिए, या उसको रिस्पेक्ट नहीं मिला हो बचपन से ही, या उसको छोटी छोटी बात के लिए घर वालों ने पिंच किया हो, तो वो व्यक्ति इंफीरियर बनता है। मतलब उसमें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होता है। क्योंकि होता है, ऐसे बहुत जगह होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को मतलब अगर उन्होंने कोई काम ठीक से नहीं किया तो बहुत डांट देते हैं, ऐसा बोलते हैं कि तुमसे तो कुछ होगा ही नहीं, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं ये बातें उनके मन में घर कर लेती है, और घर करने की वजह से उनमें वो इंफीरियोरिटी बढ़ती जाती है। देन उन्होंने दूसरा रीजन बताया है कि उपहास। उपहास यानी मजाक का विषय बनना। जनरली दोस्तों में ये होता है कि कोई एक दोस्त को सब मिलकर इतना टारगेट करते हैं या इतना बोलते हैं कि वो खुद ही में इंफीरियर खुद को इंफीरियर सोचने लग जाता है, समझने लग जाता है, उपहास का विषय बन जाता है, मजाक का विषय बन जाता है। तो इस वजह से भी कुछ कुछ लोगों में इंफीरियोरिटी आती है। देन उन्होंने तीसरा रीजन बताया है कि जो अभावग्रस्त जीवन जीते हैं। अभावग्रस्त जीवन मतलब क्या? ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने बचपन से बहुत गरीबी देखी है, उसने बहुत कम रिसोर्सेस में अपना जीवन व्यतीत किया है। तो अब वो व्यक्ति जब दूसरों को देखेगा तो उसको तो ऐसा ही लगेगा, मेरे पास तो ये है ही नहीं। सपोज सब बच्चे कॉलेजेस में स्कूटी से आते हैं, बाइक से आते हैं, और वो अगर बच्चा साइकिल से जा रहा है, तो उसे कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है सब स्कूटी से आ रहे हैं, मैं साइकिल से जा रहा हूँ। तो उसे कहीं ना कहीं वो इनफीरियोरिटी घर के सिचुएशन, फाइनेंशियल कंडीशन के वजह से भी उसको फील होती है। तो ये तीन रीजन गुरुदेव ने मुख्य बताए हैं कि व्यक्ति खुद को इंफीरियर क्यों समझता है। देन उन्होंने एक नेक्स्ट रीजन और एक बताया है कि स्त्रियों का, जैसे जब हमारा ये सेशन शुरू था तब अर्चना आंटी ने बताया था कि अ, उनके जमाने में आप कुछ मतलब सालों पहले कह सकते हैं, जब स्त्रियां बाहर नहीं निकलती थी, लेडीज बाहर नहीं निकलती थी, घर के ही काम करती थी, तो कहीं ना कहीं उनको वो इंफीरियर, आप इंफीरियर हो, आप कुछ नहीं कर सकते, आप घर का ही काम कर सकते हो, आप में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि आप बाहर जाके काम करो, ऐसा बोला जाता था। तो कहीं ना कहीं वो उस जमाने में लेडीज के अंदर कहीं ना कहीं वो बात रहती थी कि ये तो, हम तो इनसे कम ही है, या हम पुरुषों की बराबरी कभी कर ही नहीं सकते। तो ऐसी चीजें अब पिछले जमाने में वो इतना वो उसे इशू क्रिएट नहीं करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं लेडीज भी ये सोचती थी कि नहीं, हमारा काम घर में रहना ही है, खाना बनाना है, बच्चों को संभालना है।
पर इस जनरेशन में, ये जो जनरेशन है, इसमें हर लेडी, हर वुमेन को क्या लगता है कि मैं मल्टी टास्कर बनूं, मैं घर भी संभालूं तो मैं बाहर जाकर काम भी करूं। और उस वक्त कोई उनको ये कहता है कि नहीं, तुम घर पे ही बैठो, तुम्हें क्या जरूरत है बाहर जाने की, हम तो कमा रहे हैं। तो ये चीजें तब उनके मन में घर करने लगती है। जो इंडिपेंडेंट वुमेन्स होती है, जो खुद के बल पर कुछ करना चाहती है, जब उनको रोका जाता है, तो तब उनमें ये भावना क्रिएट होती है कि वो कुछ नहीं कर सकती, वो इंफीरियर है। उसके बाद गुरुदेव कहते हैं कि अब पिछले जमाने की बात तो तुम छोड़ दो, वो जमाना गया, पर पिछले जमाने से ज्यादा इस जमाने में प्रॉब्लम देखी जाती है। वो भी किन में देखी जाती है? पढ़े लिखे सभ्य समाज में देखी जाती है। जैसे कि हम जैसे युवा लोग, जो जॉब करते हैं, पढ़े लिखे हैं, उन ऐसे लोगों में ये भावनाएं आजकल ज्यादा देखी जा रही है। और वो क्यों देखी जा रही है, वो आगे देखते हैं। तो गुरुदेव एक स्टेटमेंट कहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आत्महीनता की यह व्याधि केवल पिछड़े और बचपन में ही उपेक्षित रहने वाले लोगों में ही पाई जाती है। सभ्य और शिक्षित कहे जाने वाले लोगों में भी ऐसी व्याधि के लक्षण पाए जाते हैं। और वो क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि यह बात आ जाती है कंपैरिजन की। बहुत बार युवाओं में होता है, हमने पिछले बार भी डिस्कस किया था कि अ, हम सोशल मीडिया पर है, हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब, फेसबुक हम चलाते हैं, तो उसमें हम पोस्ट डालते हैं, हम दूसरों के पोस्ट देखते हैं। तो कहीं ना कहीं गर्ल्स में शायद ये ज्यादातर होता है कि वो कंपैरिजन करना शुरू कर देती है कि उसने ये ड्रेस पहन के फोटो डाली है ना, तो मैं उससे अच्छा ड्रेस पहन के फोटो डालूंगी। या वो वहां गई है ना, तो मैं उससे अच्छे रेस्टोरेंट में जाके पोस्ट करूंगी अपना फोटो। तो ये क्यों होता है असल में? तो गुरुदेव ऐसा कहते हैं कि वो जो व्यक्ति असल में इंफीरियर होता है, वो खुद को कम समझता है, उसको पता होता है कि वो दूसरों से कम है। तो अब दूसरों से कम वो है, उसको वो जताना भी नहीं है और उसको बताना भी नहीं है। तो वो क्या करेगा? वो सुपीरियर बनने की कोशिश करेगा। सुपीरियर बनना मतलब क्या? जो वो व्यक्ति नहीं है, वो दिखाने की कोशिश करेगा। तो अपने, अगर वो घर में उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी है भी नहीं, या उनके पेरेंट्स के पॉकेट पर बर्डन हो रहा है, तो भी बच्चे क्या करते हैं? वो चीजें खरीदते हैं, वैसे गांव पर जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो दिखा सके कि वो कितने सुपीरियर है और वो क्या क्या कर सकते हैं। तो यही कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इंफीरियर व्यक्ति के, जो खुद को कम समझता है। तो कहीं ना कहीं एट द पॉइंट ऑफ टाइम वो खुद को सुपीरियर बनाने का प्रयास करता है, और उस सुपीरियर बनाने के उसकी जर्नी में वो बहुत से गलत काम करते बैठता है। उसमें गुरुदेव कहते हैं कि जो उसका आचरण, मतलब उसका जो बिहेवियर है, वो उद्धत हो जाता है। उद्धट, उद्धट जैसे बदतमीज, गुस्सेल, हम कहते हैं कि कुछ भी हम कहे उनको जाके तो थोड़े से बात पे वो गुस्सा करने लग जाते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं। और उनका एक स्टेटमेंट हमेशा होता है कि मैं ऐसी ही हूँ और मैं ऐसा ही हूँ। तो कहीं ना कहीं वो उनकी इनफीरियोरिटी को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और वो एक्सेप्ट किस चीज को करते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ। वो मन में उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते और बाहर दुनिया को क्या बताते हैं कि नहीं, मैं तो ऐसा ही हूँ या ऐसी ही हूँ। तो गुरुदेव कहते हैं कि जो आदर्श व्यक्ति होता है, जो एक परफेक्ट पर्सनालिटी हम जिसे कहते हैं, उसको लगता ही क्या है? तो उन्होंने सबसे मेन उसमें बताया है कि उसको मेनली क्या लगेगा? उसको मेनली लगता है वो है कॉन्फिडेंस, वो है आत्मविश्वास। अगर कोई व्यक्ति परफेक्ट बनना चाहता है या कोई व्यक्ति आदर्शवादी बनना चाहता है, तो उसका जो सबसे कीमती गहना है वो उसका कॉन्फिडेंस है। चाहे वो फिर इतना अच्छा ना दिखता हो, चाहे उसके घर की कंडीशन इतनी अच्छी ना हो, चाहे वो इतने अच्छे कपड़े ना पहनता हो, पर अगर उसमें कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास है, तो वो दुनिया के कोई भी जंग जीत सकता है। पर जब आत्महीन व्यक्तियों की बारी आती है, तो उनमें कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है।
उनमें जो नॉर्मल कॉन्फिडेंस है वो बहुत लो होता है और उनमें एट द पॉइंट ऑफ टाइम ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि उन्होंने बचपन में वो चीज झेली होती है कि वो कुछ काम के ही नहीं है, वो कुछ लायक ही नहीं है। तो अब उनको ऐसा लगता है कि अब मुझे बस कुछ करके दिखाना है। अब वो क्या करके दिखाना है वो उसमें ज्यादा सोचते नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि मुझे बस कुछ करके दिखाना है, चाहे वो गलत वे से हो चाहे वो सही वे से हो, पर मुझे खुद को प्रूव करना है। तो इस पैराग्राफ में गुरुदेव यही कहते हैं कि कभी कभी वो गलत संगतियों में पड़ जाता है। वो ऐसे संगतियों में पड़ जाता है जैसे फॉर एग्जाम्पल जो गैंगस्टर्स होते हैं, जो डॉन्स होते हैं, हम न्यूज में देखते हैं। तो अगर आप उनकी ऑटोबायोग्राफी सुनेंगे या अगर आप उनको उनका जीवन का परिचय पूछेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके लाइफ में ऐसा एक फेस जरूर होता है जिसमें वो कहते हैं कि मुझे बचपन से ही ऐसी ट्रीटमेंट मिलती थी, या लोग मुझसे बचपन से ही ऐसा बिहेव करते थे इसलिए मैं आज ऐसा बन गया हूँ। तो कहीं ना कहीं वो लोग उनको जो चीजें कहते हैं, सोसाइटी जो उनको चीजें कहती है, वो उन पर इतनी हावी हो जाती है कि वो सही काम को छोड़ के उनको गलत काम प्रेफर करना ज्यादा अच्छा लगता है। उनको अच्छा लगता है कि मैं कैसी न कैसी तरह स्टारडम मुझे मिले, मुझे फेम मिले, वो चाहे कोई भी वो हो तरीका हो। तो इसमें फिर गुरुदेव कहते हैं कि थोड़ी भी प्रॉब्लम फिर उनके ऊपर आई तो फिर वो डरने लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने रास्ता कैसा चुना है, उन्होंने रास्ता खुद को प्रूव करने का गलत चुना है। और रास्ता ही गलत है तो मंजिल कैसे सही उनको मिलेगी। तो जल्दी से वो क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं या घबराने लगते हैं और अपराध की ओर वो बढ़ते रहते हैं। तो यही जो पहला चैप्टर है हमारा, इसका समरी है कि उसके लास्ट में वो हमें ये भी समझाते हैं कि 99% तो अभी ये ज्यादातर स्त्रियों में देखा जा रहा है। और आत्महीनता, ये तो एक कह सकते हैं उनमें उनकी एक बुरी क्वालिटी या उनमें एक क्वालिटी है। पर उस आत्महीनता के क्या कॉन्सिक्वेंसेस है वह गुरुदेव ने लास्ट पेज में बताया है। अब जो आत्महीन व्यक्ति होता है वो एक तो दो वेज में जाता है। अब वो दोनों वेज कैसी है, वो दोनों वेज बुरी है। एक तो वो क्या करेगा, खुद को छोटा छोटा इतना छोटा समझेगा कि उसको खुद का जीवन इतना बेकार लगने लगेगा कि उसको मरना पसंद होगा। तो आत्महीन व्यक्ति पहले कौन से स्टेज पर जाता है, आत्महत्या के। वो खुद को खत्म करने की सोचते रहता है और खुद को खत्म करने के मार्ग पर वो बढ़ता है। और दूसरा है, अगर वो आत्महत्या नहीं करता तो वो गलत चीजों में चला जाता है, यानी कि कोई अपराध करेगा, कोई गलत काम करेगा, ऐसा काम करेगा जिससे उसको फेम मिले, जिसको उसको सुपीरियर महसूस हो, जिससे उसको लगे कि नहीं मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, मैं सबसे ताकतवर हूँ। तो ये दो रास्ते आत्महीन व्यक्ति खुद के लिए चुनता है। जैसे जब हमने इसका समरी सेशन देखा था तब मैंने अपने माम की स्टोरी बताई थी। तो मुझे लगता है आज शायद नए लोग भी हैं। तो मेरी मतलब मुझे जो जिन्होंने एमएससी फर्स्ट ईयर में मेरी मैम थी जिन्होंने मुझे प्रैक्टिकल्स पढ़ाए, तो उनका एक बहुत रिलेटेड एग्जाम्पल है इस सेशन से। तो अम, उन्होंने वो बहुत मतलब हमसे ज्यादा बड़ी नहीं थी, 2 या 3 साल से ही वो बड़े थे। अभी अभी उनका पोस्ट ग्रेजुएशन जस्ट खत्म हुआ था और हमें फर्स्ट ईयर में वो एज अ प्रैक्टिकल अटेंडेंट पढ़ाने आए थे। तो अभी कुछ गणेश चतुर्थी को ही हमें न्यूज आई थी कि वो उन्होंने सुसाइड कर लिया है। तो हमें जब डिस्कशन में वो रीजन पता चला तो ये बहुत शॉकिंग रीजन था उनके सुसाइड करने का, कि उनके जो पेरेंट्स थे वो दोनों बीएमएस डॉक्टर्स थे। और जो हमारी मैम थी वो भी बहुत पढ़ने में एकदम इंटेलिजेंट थी, होशियार थी। तो कहीं ना कहीं वो होता है कि अगर पेरेंट्स आपके वेल एजुकेटेड है तो कहीं ना कहीं आप पर वो पीयर प्रेशर, सोसाइटी का वो पीयर प्रेशर आ जाता है कि अरे तुम्हारा एमएससी हो गया, तुम क्या कर रही हो, कहीं ना कहीं लोग बोलने लग जाते हैं। तो शायद से उन्होंने वो सीरियसली ले लिया और उनको आ, उस चीज से वो डील नहीं कर पाई और उनको सबसे इजी रास्ता क्या लगा, तो उन्होंने
सुसाइड कर लिया। तो आजकल ये बहुत हो रहा है युवा पीढ़ी में, हमारी जो जनरेशन है उसमें हम जल्दी से हमें पेशेंस की बहुत कमी है। हमें ऐसा लगता है कि जल्दी से हमें रिजल्ट मिल जाए, जल्दी से हम कंक्लूजन पर आ जाए, और उस चक्कर में हम बहुत सारे गलत काम भी कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में गुरुदेव यही कहते हैं कि आप पेशेंस रखो, हैव पेशेंस। आपका आपके साथ अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम में बहुत गलत चीजें हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि वो गलत चीजों वाला साइकिल शुरू ही रहेगा। वो हमने जैसे पीछे पढ़ा था, वो हमारे कुछ संचित कर्म क्रिया प्रारब्ध होते हैं, वो कटते हैं, उसके वजह से भी कभी कभी हमें दुख झेलना पड़ता है। वो साइकिल हमारा खत्म हो गया कि हमारे जीवन में फिर अच्छा ही अच्छा होना शुरू हो जाता है। पर बस बात इस बात की आती है कि हमें पेशेंस रखना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ी सी हमारी मेहनत, उससे हम कोई भी जंग जीत सकते हैं। तो ये हिम्मत बटोरे और आत्महीनता छोड़े, इस चैप्टर की समरी है। इसके आगे जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है विवेक से जुड़ी भावुकता ही श्रेयस्कर। तो अब हमने दीदी ने भी बहुत से इमोशंस के बारे में हमें बताया, गुस्सा आना, क्रोध करना, जेलेसी की भावना, या किसी का द्वेष करना। तो बेसिक ह्यूमन की ये टेंडेंसी होती है, हम सब इंसान हैं और कहीं ना कहीं व्यक्ति में ये सारी भावनाएं आती है। तो उसमें जो सबसे कह सकते हैं इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो हमारे इमोशंस। अब वो इमोशंस किस प्रकार के होते हैं और वो इमोशंस हमारे जीवन में क्या इम्पैक्ट करते हैं, वो इस चैप्टर में गुरुदेव हमें समझाते हैं। तो गुरुदेव ऐसा कहते हैं कि जो स्मृति है और जो विचार है करने की जो क्षमता है, वो हर व्यक्ति में डिफरेंट डिफरेंट होती है। मतलब शायद आप जितना याद कर पा रहे होगे, शायद मैं उतना याद नहीं रख सकती, या कोई और जितना सोच सकता है मैं उतना नहीं सोच पा रही होगी, या आप नहीं सोच सकते होगे। तो सब में वो डिफरेंट डिफरेंट है, पर सभी लोगों में एक क्वालिटी है जो कि सेम है। वो कौन सी है? सॉरी, तो वो कौन सी है? वो है इमोशंस। भावनाएं सबकी सेम ही होती है। अगर हम किसी को बहुत जोर से चिल्ला दे तो ऑब्वियसली सामने वाले को बुरा लगता ही है, सामने वाले को गुस्सा आता ही है, सामने वाला अपसेट होता ही है। अगर हम किसी की तारीफ करते तो सामने वाला खुश होता ही है। तो ये इमोशंस एक फैक्टर है जो सबके लिए क्या है, सेम है। पर यही इमोशंस है जो हमारे पूरे साइकिल को चलाते हैं। अब वो कैसे चलाते हैं हम आगे देखते हैं। तो इसमें गुरुदेव कहते हैं कि दो प्रकार के इमोशंस जनरली देखे जाते हैं। पॉजिटिव इमोशंस होते हैं और एक डिस्ट्रक्टिव यानी कि नेगेटिव इमोशंस। पॉजिटिव इमोशंस में हमें सबको ही पता ही है कि आशा हो गया, यहाँ पे दिया है आशा, उत्साह, विश्वास, प्रेम, साहस, प्रफुल्लता, ये सारे हमारे पॉजिटिव इमोशंस। और नेगेटिव में क्या आता है? तो क्रोध आता है, चिंता आती है, भय है, शोक है, ईर्ष्या है, जेलसी है, किसी के प्रति द्वेष है, या किसी का हमें अगर नहीं पट रहा होगा तो हम डिसएग्रीमेंट हो जाती है हमारी, उस वजह से हम अपसेट हो जाते हैं या गुस्सा करने लग जाते हैं, तो वो भी इमोशंस में आता है, नेगेटिव इमोशंस में। अब इसमें बताया है कि अ, अब जो ये इमोशंस है उनको कंट्रोल कौन करता है? तो हमारे ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस नाम का एक छोटा सा ऑर्गन कह सकते हैं होता है, जो यहाँ पीछे के साइड में होता है, हाइपोथैलेमस नाम का, जस्ट थैलेमस के नीचे। और वो इतना छोटा होता है पर उसके कार्य कितने बड़े बड़े हैं वो हम आगे देखते हैं। वो एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे अ, जो भी इमोशंस है हमारे, जैसे दीदी ने कहा ग्लैंड्स होती है हमारे बॉडी में, एड्रेनलिन ग्लैंड। तो एड्रेनलिन ग्लैंड क्या करती है? कॉर्टिसोल को रिलीज करती है। अब कॉर्टिसोल क्या है? कॉर्टिसोल एक हार्मोन है, हार्मोन यानी कि रस, जिससे हमें स्ट्रेस आता है, जिससे हमें बहुत टेंशन आता है। तो जब हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए ना जो अनुकूल हो, जो हमसे फेवरेबल नहीं है, तो हमारा हाइपोथैलेमस क्या करता है? जल्दी से एड्रेनलिन ग्लैंड को सिग्नल देता है कि अब इसके सामने वो प्रॉब्लम आ रही है, तो तुम जल्दी से क्या करो,
कॉर्टिसोल को रिलीज कर दो। और जैसे ही कॉर्टिसोल नामक हार्मोन यानी कि कॉर्टिसोल नामक रस जैसे ही बॉडी में रिलीज होने लगता है, वैसे ही हमारी हार्ट बीट बढ़ना शुरू हो जाती है। हमारे जो पेट के जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ना शुरू हो जाती है। हमें बहुत बहुत जोर से सांसें आती है। आपने नोटिस किया होगा जब आप डर जाते हैं, जब आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है, हम जोर जोर से सांसें लेते हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी सिग्नल दे रही है। हमारी बॉडी हमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थिति बन गई है कि तुम उससे डर रहे हो। तो इससे हमें ये समझता है कि कोई भी परिस्थिति आए हमारे सामने, उस प्रकार का रस यानी कि उस प्रकार का हार्मोन हमारी बॉडी रिलीज करेगी और वैसा वैसा रिएक्शन हम देंगे। तो जनरली अनामिका दीदी ने भी बताया कि कॉर्टिसोल रिलीज होना ये बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये तो स्ट्रेस हार्मोन है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है मतलब स्ट्रेस आ रहा है इस इंसान को, तो ये तो बहुत गलत बात है, ये आना नहीं चाहिए। तो ये गलत बात नहीं है। ऑब्वियसली अगर किसी को गुस्सा आ रहा है, वो अपसेट है, तो कॉर्टिसोल रिलीज होगा ही। पर प्रॉब्लम कब आती है? जब बार बार कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है, जब बार बार हाइपोथैलेमस ग्लैंड को सिग्नल दे रहा है और एड्रेनलिन ग्लैंड क्या कर रही है? कॉर्टिसोल को रिलीज कर रही है। तो उसके वजह से क्या होता है, हमारी जो इम्यूनिटी होती है, हमारे, आप जानते हैं सब कि हमारे हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है, जो रोग प्रतिकारक शक्ति होती है हमारे अंदर, तो उसमें जनरली अगर हम कोई भी अगर वायरस कहे, बैक्टीरिया कहे, हमारे बॉडी में जब घुसने की कोशिश करता है, तो हमारी बॉडी पूरी 100% तैयार होती है कि ये फॉरेन है, ये मतलब फॉरेन पार्टिकल है, ये अनजान है, तो हमें इसको खत्म करना है। और हमारी बॉडी पूरी ताकत लगा देती है, हमारे बॉडी के सेल्स पूरी जान लगा देते हैं कि उस जो बाहर से जो जंतु हमारे बॉडी में आया है उसको खत्म कर दे। और वो उसमें सफल भी रहती है बहुत बार, इसलिए हमें बहुत बार बुखार आता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, वो उसी कारण बढ़ता है। तो अब इस दौरान क्या होता है, जब हम बहुत बार सोचते हैं, तनाव लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो कॉर्टिसोल जब रिलीज होता है, बार बार रिलीज होता है, तो हमारी बॉडी को वो कॉर्टिसोल क्या करता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को लो कर देता है, सप्रेस कर देता है। तो अब क्या होता है, अगर कोई बाहर से जंतु हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है, तो हमारी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है, वीक हो जाती है, और उससे लड़ नहीं पाती। और उससे लड़ नहीं पाती तो हमें अलग अलग प्रकार की परेशानी होती है। जैसे आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे कैंसर बीमारी का। नॉर्मली स्ट्रेस, टेंशन, अल्जाइमर्स डिसीज जिनको होता है, जिनको डिप्रेशन होता है, बहुत सिर दर्द होता है, होता है ना, जब इंसान बहुत सोच लेता है तो उसका एक पॉइंट पे सिर बहुत जोर से दुखने लग जाता है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी ऐसे स्ट्रेस और हॉर्मोन्स रोज रोज रिलीज कर रही है। अब वो रोज रोज रिलीज कर रही है तो बॉडी को अब उसकी आदत हो गई है, और बॉडी को जब उसकी आदत हो जाती है तो वो उस प्रकार से रिएक्ट करने लग जाती है। तो इस चैप्टर में गुरुदेव यही कहते हैं कि हमारी बॉडी कभी भी हमें धोखा नहीं देती। हमारी बॉडी हमारे लिए बहुत लॉयल है। उसे हमेशा लगता है कि मैं जिस मतलब जो शरीर है वो हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए। पर होता क्या है, हम खुद खुद ही टेंशन लेते हैं, तनाव लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं। इसके वजह से क्या होते हैं, हम खुद ही खुद को, खुद की तबीयत को खराब कर देते हैं। तो इतना बड़ा रोल है हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स का। और ये मतलब मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग लग रहा था जब मैं ये पढ़ रही थी कि अ, गुरुदेव शायद ऐसे एक मतलब यूनिक पर्सनालिटी है जिन्होंने पूरे टर्म्स को साइंटिफिकली उन्होंने बताया है। मतलब छोटी छोटी चीजों को, जैसे हाइपोथैलेमस का रोल, एड्रेनलिन ग्लैंड, पिट्यूटरी, इन सब साइंटिफिक वे से उन्होंने एक एक चीज समझाई है। तो अगर कोई साइंस का व्यक्ति अगर ये किताब पढ़ता है तो वो बहुत रिलेट कर पाएगा और उसे समझ में आएगा कि ये किताब ऐसे ही नहीं लिखी है। इसमें छोटी छोटी चीज का उन्होंने रीजन बताया है, उन्होंने समझाया है
कि जिससे सामने वाला इनकार भी नहीं कर पाएगा और वो मतलब उसे मानना ही पड़ेगा कि हाँ ऐसे होता है, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो इस चैप्टर में हम यही देखते हैं कि हॉर्मोन्स का हमारे जीवन में क्या रोल है। अम, अब नेक्स्ट चैप्टर है आस्था तंत्र की विकृति भी मानस रोगों के लिए उत्तरदायी। तो अब हमने इमोशंस देख लिए, हमने अपना बिहेवियर देख लिया। अब नेक्स्ट है हमारा बिलीफ सिस्टम, हम क्या सोचते हैं, हमारी आस्था कैसे होनी चाहिए। जो ये टाइटल है उसका मीनिंग भी ये है कि कई बार जो हमारा बिलीफ सिस्टम होता है, बिलीफ सिस्टम का अर्थ है जो हमारा आस्था तंत्र कहते हैं, विश्वास करने का जो तरीका होता है, वो सही दिशा में है तो फिर कोई गड़बड़ नहीं। पर अगर वो विकृत दिशा में है, अगर वो गलत डायरेक्शन में है, तो वो भी एक रीजन होता है कि हमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, हमें बहुत सारे मानस रोग होते हैं। तो इसमें गुरुदेव कहते हैं कि पिछले जमाने में तो सब ऐसे टिप, आप अगर अपने दादा दादी या मम्मी को भी पूछेंगे तो वो हमेशा कहते हैं कि हमारे जमाने में तो ऐसे कुछ था ही नहीं, डिप्रेशन एंजाइटी हमने तो कभी ये सुना ही नहीं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उनके इसमें होगा नहीं, उन्हें भी स्ट्रेस आता होगा, पर उनको ये नाम नहीं दिया था या वो इतने लेवल का नहीं था। पर आज हम देखते हैं कि डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, तनाव हो, ये चीजें बहुत कॉमन हो गई है, लोग इसे बहुत कॉमनली यूज करते हैं। हर दो व्यक्ति कहता है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, हर दो के बाद तीसरा व्यक्ति कहता है कि मैं टेंशन में हूँ, स्ट्रेस में हूँ। तो वो क्यों है, वो हम आगे देखते हैं और उसके लिए क्या उपाय है वो भी देखेंगे। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा बिलीफ सिस्टम। अब बिलीफ सिस्टम क्या है, तो गुरुदेव ने एग्जाम्पल दिया है, आस्था, चिकित्सा और चमत्कार से उपचार की पद्धतियां विश्व के हर समाज तथा तथा काल खंड में सॉरी खंड में किसी न किसी रूप से प्रचलित है। तो गुरुदेव ने इसमें यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ऐसे कई सारे देशों का एग्जाम्पल दिया है जिनमें ये बिलीफ सिस्टम यानी कि जो फेथ हीलिंग है, ये जो प्रक्रिया चलती रहती है। अब वो एग्जैक्टली क्या है तो हम आगे समझते हैं। इसमें उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है बर्नोदे सुविरोस का, जो लुर्द एक शहर में एक गरीब किसान था, उनकी एक कन्या थी बनोरदे सुविरोस। तो उसे बचपन से ही बहुत सारी अनुभूतियां होती थी, अनुभूतियां मतलब उसके सपने में कोई भी आता था। अब वो कौन था, तो वो थी ईसा मसीह की माँ, जो कुमारी वर्जिन मेरी के नाम से जानी जाती थी। तो बनोरदे सुविरोस के इमेजिनेशन या सपनों में हमेशा वर्जिन मेरी आया करती थी। तो उसने ये बताया सबको, और कुछ सालों बाद जब वो मर गई, तो जहाँ उसकी कब्र दफनाई गई, तब बहुत से लोग उस कब्र को विजिट किया करते थे। और तब ये पता चला कि जो भी लोग उनके कब्र को विजिट करते हैं, उनकी जो तकलीफें हैं वो दूर हो रही है या वो दूर हो जाती है, ऐसी मान्यताएं थी। अब फ्रांस सरकार को लगा कि कैसे ये पॉसिबल है, कोई भी सोचता है कि ये सच में पॉसिबल है क्या नहीं। तो उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की, साइकोलॉजिस्ट से बात की, डॉक्टर से बात की, और तब उनको समझा, और उन सारे लोगों का उन्होंने निरीक्षण किया, उनसे बात की, तो तब उनको समझा कि वहां जाकर सच में लोगों की जो प्रॉब्लम्स है, लोगों का जो या कह सकते हैं उनका अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो ठीक हो रहा है। तो अब वो क्यों हो रहा है, बिलीफ सिस्टम के थ्रू हो रहा है। उनकी आस्था, उनकी शक्ति, विश्वास उनको इतना है कि वहां जाते ही उनका खुद ब खुद उनमें चेंजेस आ रहे हैं। जैसे हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हम घर में इतने बीमार, मतलब घर में ऐसा होता है उठ भी नहीं पाते। ये मेरे साथ बहुत होता है, मैं बीमार हो जाती हूँ तो मैं एकदम सोई रहती हूँ, पर जब मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ और वो वेटिंग एरिया में बैठी रहती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं तो ठीक हो गई। तो ये आपको भी लगता होगा कि
वो एक विश्वास होता है, वो एक आस्था होती है कि हाँ मैं भी डॉक्टर के पास आई हूँ ना, तो अब वो मैं उनको अपनी प्रॉब्लम बताऊंगी और वो हमें ठीक कर देंगे। तो जब हम डॉक्टर के पास से रिटर्न आ जाते हैं ना, तो हमें एक अलग ही शक्ति महसूस होती है कि वाह मुझे तो सब ठीक लग रहा है। तो वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे विश्वास का, हमारे बिलीफ सिस्टम का, कि हमारा जो विश्वास है वो अगर हम किस पर करें, किसी अच्छी चीज पर करें या किसी अच्छे वे में करें, तो वो इतना पावरफुल है कि वो हमारी परेशानियां भी ठीक कर सकता है। तो इसमें साहिल भैया ने ये लिया था पोर्शन, और उसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया था बागेश्वर धाम जी का, कि आप सब जानते होंगे उन्हें, वो पर्ची लिखते हैं, वो बताते हैं, माइंड रीडिंग करते हैं, और लोग उनके तरफ आस्था से जाते भी है। लोगों का बिलीफ सिस्टम है कि हम उन्हें प्रॉब्लम्स बता, हम उनके पास जाएंगे, वो हमारी प्रॉब्लम्स को लिखेंगे और वो कहेंगे कि तुम्हारी ये प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी, तो हमारी वो प्रॉब्लम्स ठीक भी हो जाएगी। तो एक बिलीफ सिस्टम होता है जो इंसान के अंदर होता है। अब वो बिलीफ सिस्टम कैसा होना चाहिए, गुरुदेव नेक्स्ट पैराग्राफ में बताते हैं। तो इसमें वो बताते हैं कि जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, जो हमारी आस्था है, वो सही दिशा में होनी चाहिए। आस्था और अनास्था में बहुत डिफरेंस है। अगर किसी चीज पर आप भरोसा कर रहे हो, तो आप वो पूरे छानबीन से करो, आप पूरे विश्वास से करो, या आप पूरे रिसर्च करके करो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे लोगों के चक्रों में पड़ जाते हैं, अंधश्रद्धा के चक्कर में पड़ जाते हैं, या उन्होंने इसमें मेंशन किया है कि पशु बलि, परपीड़न आदि से भाग्योदय की आशा करने निठल्ले बैठे रहने वाले लाखों करोड़ों लोग निषेधात्मक श्रद्धा के भयंकर चमत्कारों की जीती जागती मिसाल है। तो कहीं ना कभी हम ऐसे लोगों के चक्रों में चले जाते हैं, और उससे क्या होता है, हमारी ही हानि होती है। तो अगर आपको किसी पे भरोसा रखना है, आपको किसी पे विश्वास करना है, तो आपका भी खुद का एक रिसर्च होना चाहिए। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि आप गुरु चुनते हो, तो गुरु आप ऐसे ही ना चुनिए। मतलब कोई कहीं कथा करने आए हैं, तो हम चले गए और फिर एक कथा हमने उनकी सुन ली, तो हमने उनको अपना सर्वस्व मान लिया। तो ये सरासर करना गलत है। आप कोई भी गुरु चुनिए, हमारे गुरुदेव हो या कोई भी हो, विश्व में जितने भी गुरु है, जो अच्छे स्पिरिचुअल लीडर्स है, वो हमेशा यही चाहेंगे कि उनके जो भक्त है, उनके जो फॉलोअर्स है, वो हमेशा अच्छे मार्ग पर जाए। तो आप हमेशा उनके बारे में रिसर्च करके ही उन्हें चुनिए। जैसे आप गुरुदेव को भी अपना गुरु मानते हैं, तो आप ऐसे ही मत मानिए। कोई आपको जस्ट बिकॉज कह रहा है कि ये बहुत अच्छे गुरु है, तो आप ऐसे बिलीव मत रखिए। हम इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं रखते। आप खुद रिसर्च कीजिए, आप लोगों को एक्सपीरियंस पूछिए और फिर अपना डिसीजन लीजिए। तो अ, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि कि वो ऐसे ही जुड़ जाते हैं और वो सही दिशा में जुड़ जाते हैं। बाकी आजकल हम देखते हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज भी इधर उधर भटक रहे हैं, या बहुत गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर अपना जो ये है, अपना जो एम है, उनका जो मिशन है, वो खो बैठते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आपको अगर गुरु बनाना भी है, आपको अगर किसी को फॉलो करना भी है, तो उन पे पूरी रिसर्च कीजिए, उनके बारे में जानिए। आप जितना उनके बारे में जानेंगे, आपको उतना इंटरेस्ट आएगा कि हाँ मुझे इस व्यक्ति से जुड़ना चाहिए, मुझे इस व्यक्ति के विचार सुनने चाहिए। तो आप ये इसमें यही बताया है कि अपना बिलीफ सिस्टम आप सही डायरेक्शन से लेके जाइए। अब लास्ट हमारा है चैप्टर, उसका टाइटल है तनाव के कारण और उसके उपचार। तो ये जो पूरी बुक हमने फिनिश की है, तो उसका एक ही हमने जड़ देखा है, वो है तनाव, वो है टेंशन। और माफ कीजिए, थोड़ा सा समय हो रहा है, बस 5 मिनट, 5 मिनट में हम वाइंड अप कर देंगे। थोड़ा मीटिंग लेट शुरू हुआ इसलिए। तो हम ये लास्ट में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि तनाव क्यों आता है और उसका उपचार, उसके उपचार क्या हो सकते हैं।
तो इसमें गुरुदेव हम डायरेक्ट शॉर्ट में हम समरी देखते हैं इसकी, कि इसमें गुरुदेव कहते हैं कि बहुत जगह ऐसा होता है कि व्यक्ति को कोई रोग नहीं होता, उसको रोग कौन सा होता है, तो उसको मानसिक रोग होता है। वो शरीर से पूरा ठीक है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन क्रिया, पाचन क्रिया सब अच्छे से शुरू है, पर उसको तो भी भूख नहीं लगती। हाँ, और ये बहुत, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, या उसको कुछ करने का मन नहीं करता, या वो चिड़चिड़ा सा रहता है, तो उसका एक एकमेव कारण है कि उसको तनाव है, बहुत सारा स्ट्रेस है। तो अब उस स्ट्रेस से कैसे बचा जाए, तो उसका पहला उन्होंने बताया है कि योगा। अब योगा एक ऐसी चीज है कि वो मतलब डिस्कवर ही इसलिए की है कि इंसान डिसीज फ्री रहे, या व्यक्ति को रोग हो ही ना। तो हमें योगा अपने जीवन में जरूर मैं नहीं, तो मुझे कहने को थोड़ा सा लगता है, पर मैं प्राणायाम करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है जो मैं करती हूँ मैं वही बताऊँ, पर मैं भी ट्राई करूंगी योगा करने का, क्योंकि इससे गुरुदेव कहते हैं कि जो हमारी जो डेली लाइफ है वो डिसिप्लिन में आ जाती है अगर हम योगा करते हैं। देन वो बताते हैं कि आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए। मेरा आवाज आप तक आ रहा है? हेलो? हेलो? आई एम रियली सॉरी, मेरा इंटरनेट खत्म हो गया है। मुझे बस आप 1 मिनट दीजिए, मैं वापस से ज्वाइन करती हूँ। बस 1 मिनट। Hare Rama. अलग अलग प्रकारों से, 3 प्रकार से स्ट्रेस को रिलीज करने का
तरीका बताया है गुरुदेव ने। उसमें पहला था शारीरिक रूप से हम योग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं और अपने आप को अपने हम इनहेलिंग और इनहेल आउट और इनहेल तो हम अगर हम ध्यान देते हैं, हम अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे अगर हम अपने आप अपना कंसंट्रेशन उस पे लगाते हैं तो हमारा एंजाइटी लेवल, स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाता है एंड हम काफी रिफ्रेश फील करते हैं। और इसी तरह दूसरा एक तरीका बताया था गुरुदेव ने कि हम अपने आप को अदर एक्टिविटीज में बिजी रख रख सकते हैं। जैसे कि कोई क्रिएटिव एक्टिविटी हम रोज करें। पेंटिंग अगर हमें पसंद है तो हम वो करें। सिंगिंग पसंद है या फिर डांसिंग पसंद है, हम हमें जो एक्टिविटी ज्यादा पसंद है हम उसमें अपने आप को डेवलप करें तो हमारा जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वो कम हो जाता है। वो हम देखते भी हैं, अगर अगर हम साइकोलॉजिस्ट किसी के पास थेरेपी के लिए जाते हैं तो वो भी हमें इन एक्टिविटीज पे करने के लिए हमें वो बढ़ा बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, कैंसर रोग पर हुए अनुसंधानों से यह प्रकाश में आया है कि जब व्यक्ति का आहार, आचरण एवं व्यवहार दूषित तत्वों से भरा जाता है, उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। वह तंबाकू, शराब आदि विषैली चीजों चीजों के चंगुल में अपने को फंसा लेता है, तो इस रोग का आरंभ होता है। ये इसमें देख बता रहे होंगे कि कैंसर जो रोग है उसमें अलग अलग रिसर्चेस की गई है। उसमें ये बताया गया कि जो व्यक्ति जो आहार लेता है, जो अपना वो आचरण रखता है और जैसे जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस उसके बॉडी में जमा होते जाते हैं, उसकी वजह से उसकी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो जाती है और उसी में वो पछता चला जाता है। इसी से ये बीमारियां चालू होती हैं। अब अब प्रतीक्षा जुड़ गई है, वो लेगी बात। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आई एम रियली सॉरी, थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम था। अभी बस हम 5 मिनट में सेशन को एंड कर देंगे, ये लास्ट वाला समझकर। तो इसमें गुरुदेव ने हमें तनाव के कारण और उसके उपचार बताए। तो उन्होंने फर्स्ट हमने देखा कि उन्होंने योगा बताया है। तो योगा एक ऐसी चीज है जो हमारी लाइफ को डिसिप्लिन में लाती है। एक कामनेस हमें अपने पार्ट्स अवयव में फील होता है, तो हमें योगा करना चाहिए। दूसरा है ध्यान, मेडिटेशन जिसे हम कहते हैं। तो जैसे अर्चना आंटी हमेशा कहते हैं कि मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक है जो आप अगर 10 मिनट भी करते हैं तो वो आपको आपके बॉडी को चार्ज कर देती है, जैसे कि आपका फोन हमेशा चार्ज होता है, और वो चार्जिंग आपकी हमेशा पूरे दिन भर चलती है। तो अगर अ, हमें अपने थॉट्स को कंट्रोल में करना है या हमें एक जगह कंसंट्रेट करना है, तो हमें दिन में एटलीस्ट 15 to 20, थोड़ा ज्यादा होगा पर 5 मिनट से आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने बॉडी को चार्ज करती है। अनामिका दीदी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी ये लास्ट वाला ले लेंगे क्या? मेरा ये नेटवर्क 10 बार जा रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं। एंड में ये एक
हाँ अलग और एक तरीका हम होता है इसका स्ट्रेस लेवल समरी को डाल कम करने देंगे। का। जी ठीक है। उसमें आहार भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। जो हम जिस प्रकार का डाइट लेते हैं वो हमारे बिहेवियर में चेंज लाता है। अगर हम सात्विक आहार लेते हैं तो हमारा मन काफी ज्यादा काम रहेगा, इरिटेटेड नहीं रहेगा। और तीन प्रकार के आहार होते हैं, तामसिक, सात्विक, तामसिक, राजसिक और सात्विक। हम्म, तो अगर हम तामसिक आहार रोज की रोज लेते हैं, नॉनवेज खाना, मसालेदार खाना, प्याज लहसुन खाना, तो उससे हम और ज्यादा इरिटेटेड और चिड़चिड़े होते हैं। तो हम डाइट के थ्रू भी अपने आप को एक प्रकार से स्ट्रेस भी रख सकते हैं। तो इनसे और सबसे ज्यादा जरूरी है ध्यान, साधना। और जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, साधना बहुत जरूरी है। वही हमारे मन को और ज्यादा रोज के रोज रिचार्ज करता है और फ्रेश करता है, और हम रेगुलरली एक्टिव रहते हैं। इसी के साथ हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। आज काफी लेट हो गया तो उसके लिए माफी चाहेंगे। आगे से हम ध्यान रखेंगे कि इतना लेट ना हो। तो हम कुछ इसमें किसी को ऐड करना है तो प्लीज बता सकते हैं। नहीं तो हम अब शांति पाठ करेंगे। तानिका, श्रुति कुछ कहना चाहते हैं? ओम, अंकल। ठीक है, तो हम शांति पाठ करते हैं। ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिरिषु देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेव। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। ठीक है। अब अगला स्वाध्याय का मैसेज आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। कल स्वाध्याय नहीं होगा, कल संडे है तो कोई स्वाध्याय नहीं होगा। क्या अब हम लीव कर सकते हैं? मीटिंग एंड कर दो।